सरहद पे तेरी सेना की यह कैसी रोज हिमाकत है, चीन तुम्हें यह याद रहे यह 2020 का भारत है। इस वक्त मौजूद हैं नासा में। जी हाँ, ठीक समझा आपने। एक नासा जहाँ वैज्ञानिक विज्ञान की नई तकनीक को तैयार करते हैं, और दूसरा नासा जो कि बड़हिया में है, यानी नासा एकेडमी जो कि कोचिंग संस्थान है। तो इस वक्त हम मौजूद हैं नासा कोचिंग संस्थान के डायरेक्टर प्रेम सर के साथ। चूँकि आज रविवार है, हमने सर से विशेष समय आग्रह करके मांगा और सर ने हमें दिया है। तो अब हम सर से जानेंगे। सबसे पहला सवाल हमारा सर से यह होगा, वैसे तो सर पहले आपका स्वागत है बड़हिया.com को समय देने के लिए और हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। ठीक सौरभ जी, आपको धन्यवाद। और बड़हिया.com के प्रति हम इस बात के लिए आभार प्रकट करते हैं कि .com ने इस स्थान पर आकर करके थोड़ा सा हमारा परिचय जानने की चेष्टा की। आगे बिल्कुल धन्यवाद सर। तो सर हमारा पहला सवाल यह होगा, चूँकि दर्शक भी जानना चाहेंगे कि नासा दिमाग में आते के साथ विज्ञान की चकाचौंध और वह नासा दिखने लगता है जो कि बचपन से सबों के मन में होता है। तो सर नासा कोचिंग सेंटर या नासा एकेडमी, ये नाम आपके मन में कैसे आया? देखिए सौरभ जी, सबसे पहले तो मनुष्य का जन्म दो रूप में होता है। एक रूप में जन्म उनके माता पिता के द्वारा होता है, दूसरे रूप में जन्म वह शिक्षक के द्वारा पाता है। इस लेकर के हम अपने संस्थान का नाम नवजीवन रखना चाहत हमने। तो नवजीवन शब्द ही कुछ ऐसा है कि उससे पता चलता है कि नया जीवन वहाँ बच्चे को मिल रहा हो। साथ ही साथ नवजीवन शब्द की अपनी एक विशिष्टता है कि नवजीवन को बाएं से पढ़ें या दाएं से पढ़ें, दोनों तरफ से ही नवजीवन ही बनता है। फिर प्रेम कुमार आनंद नाम था मेरा, जिसके कारण मैंने आनंद उसमें जोड़ा। साथ ही साथ यह कि हम बच्चों के साथ थोड़ा सा घुले मिले और एकदम फ्रेंडशिप में पढ़ाते हैं, बिल्कुल आनंद का माहौल रहता है। तीसरी बात कि हम अपनी ड्यूटी के प्रति इतने सिंसियर हैं कि यहाँ कोई नेता आदि भी आते हैं या कुछ और बात भी होती है तो मैं ड्यूटी छोड़कर कहीं अन्य नहीं जाता। तो ड्यूटी के प्रति सिंसियरनेस के कारण था। उसके बाद एक एकेडमी शब्द एकेडमिक माहौल के लिए दिया गया, इसलिए करके नवजीवन आनंद सिंसियर एकेडमी मिलकर करके बन गया नासा। उस नासे से थोड़ा भिन्न है, लेकिन उद्देश्य इसका भी उतना ही पवित्र है। वहाँ नासा में वैज्ञानिक शोध कार्य करते हैं और एस्ट्रोनॉट आदि से संबंधित, ब्रह्मांड विज्ञान से संबंधित शोध होता है। साथ ही साथ मैं यहाँ बच्चे को फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ की शिक्षा देकर इस लायक बनाता हूँ कि वो उस मुकाम तक पहुँचें, और यही उद्देश्य है कि मैंने नासा शब्द का चयन किया। थैंक्स। आज हम सर से यह भी जानेंगे कि शिक्षा और शिक्षा के साथ साहित्य, सर का जितना लगाव शिक्षा से है उतना ही लगाव साहित्य से भी है। तो सर आजकल कई सारी कविताएं लिख रहे हैं जो कि समसामयिक हैं और बिल्कुल कुठाराघात पे चोट करता है और देश की विभिन्न समस्याओं और क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं से जुड़े हुए मसलों पे इनकी कविताएं हैं जो तेजपूर्ण है, ओजपूर्ण है और लोगों को वह प्रेरित करती हैं। तो सर हम आपकी कोई एक कविता जो कि आपके शैक्षणिक संस्थान से बिल्कुल अलग है उसके बारे में जानना चाहेंगे और उसके बाद एक सवाल भी करेंगे कि आप ये कैसे जुड़े इससे। जरा सा सौरभ जी, सच्चाई यह है कि साइंस पढ़ते पढ़ाते हम इतने अस्त व्यस्त रहे कि साहित्य और हिंदी के विषय में कोई बहुत गहराई हमारे पास आ सके इस लायक तो मैं हो नहीं पाया। इतना के बावजूद भी, और मैं कोई प्रोफेशनल कवि हूँ भी नहीं, लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि कोई परिवेश ऐसा मिल जाता है, कुछ ऐसा माहौल दिख जाता है जहाँ की हमारे हृदय में कुछ उथल पुथल मचता है और साथ ही साथ कुछ ऐसा होने लगता है कि जैसे कि वो हमको लिखने के लिए प्रेरित कर रहा हो कुछ। देखिए सौरभ जी, शिक्षा और साहित्य तो भिन्न नहीं माना जा सकता। शिक्षा और साहित्य, शिक्षा के अंतर्गत ही साहित्य आ जाता है। हाँ, यह प्रश्न जरूर बचता है कि मैथ और साइंस पढ़ने पढ़ाने वाले को इतना वक्त निकालना ज़रा मुश्किल हो जाता है कि जस्ट वो साहित्य की गहराई में जा सकें। इतना के बावजूद भी स्थिति यह रही कि मैं जब भी कभी परिवेश विशेष देखता हूँ तो कुछ कविताओं की पंक्ति जैसी हमारे भीतर से निकलनी शुरू हो जाती है। जैसे मैं एक आध उदाहरण दूं, 2007 मतलब कि 7/7/7 तारीख था। अच्छा। जिसमें कि 7 अजूबे का चयन होना था
जस्ट उसके रिजल्ट आने के जस्ट बाद हमने लिखा था, बेजान से पत्थर पर लिखी जीवंत कहानी हो तुम, बेजान से पत्थर पे लिखी जीवंत कहानी हो तुम, नाज़े उल्फत गुरूरे इश्क मोहब्बत की अमिट निशानी हो तुम। कोई शख्स परवर से भी बढ़कर प्यार करता था जिसे, कोई शख्स परवर से भी बढ़कर प्यार करता था जिसे, उसी की याद में आंखों से निकली हुई ठोस पानी हो तुम। वाह ताज, ताज तुमको नमस्कार। बिल्कुल सर, सही कहा आपने। और आज ताजमहल कल भी हमारा गौरव था, आज भी है, आगे भी रहेगा। और हमें खुशी है इस बात की कि आज हमारा ताजमहल पहले अजूबे में आता है। कई कविताएं हमने उस समय भी लिखी थी जिस समय 99 में कारगिल का युद्ध चल रहा था, उस समय भी। और बीच में फिर ऐसा कोई माहौल मिल जाता है तो बीच बीच में लिखते जा रहा था। फिर मैं लिख कर करके डायरी में रखा करता था। कोई बहुत बेहतर हमको स्रोत नहीं दिखा। इस बीच में इस बार जब कोरोना काल आया तो मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई से छुट्टी में आ गया। इस बीच में जब कविताएं कई लिखने लगा तो कुछ बच्चों ने हमें सलाह दिया कि सर इसे यूट्यूब पर डाला जाए, थोड़ा सा लोगों को देखने का मौका मिलेगा यूं ही डायरी। तो कई कविताएं हमने कोरोना से रिलेटेड दी, जिसमें से सबसे पहली कविता थी अदृश्य शत्रु इनविजिबल इनमी, जो एक बार बढ़िया.com पर आया भी था और लोगों का बहुत सारा प्यार उसको मिल पाया था। हम बढ़िया.com देखने वालों को और साथ ही साथ बढ़िया.com तक वहाँ पहुँचाने काफ़ी लोगों ने आपकी कविता को सराहा भी था। व्यक्तिगत तौर पे मुझे भी काफ़ी अच्छी लगी थी आपकी कविता शत्रु। तो आज मैं चाहूँगा कि आप शुरुआत अपनी कविताओं की रचनाओं की वहीं से करें। तो उसमें हमने लिखा था कल तलक जिस बात से अनजान आदमी, था कल तलक जिस बात से अनजान आदमी, आज हर तरफ ही दिख रहा परेशान आदमी। मिसाइलें तो बना लिए मारक हजारों कोस तक, क्यों आज बौना पड़ गया उन्नत यह विज्ञान आदमी, आज हर तरफ ही दिख रहा परेशान आदमी। कुछ और भी पंक्तियाँ उसमें इस तरह की है। और जो इसके विषय में ज़रा जानना चाहेंगे ज़्यादा, उनके लिए मैं सलाह दूंगा कि प्रेम सर बरहिया बिहार नाम से यूट्यूब पर चैनल है, वो वहाँ ज़रा सा और बेहतर से इसका डिटेल देख लेंगे। बिल्कुल सर हमारे साथ आज जुड़े हैं, लेकिन इनका जो यूट्यूब चैनल इन्होंने बताया कि प्रेम सर बरहिया बिहार, तो आप लोग एक बार ज़रूर विजिट करेंगे, यूट्यूब पर सर्च करेंगे इनके चैनल को, और उसमें कई सारी रचनाएं आपको मिलेंगी जो समसामयिक हैं, तेजपुर ओजपूर्ण है और प्रेरक हैं। तो सर यूट्यूब चैनल तो है ही, आज हम आपसे चाहेंगे कि आप कुछ रचनाओं को हमारे सामने रखें, दर्शकों के सामने। हम एक मथुरा प्रसाद नवीन जी के प्रति हम समर्पित एक कविता जी, जो बहुत पहले हमने लिखी थी, वर्षों हो गए उनके। दर्शकों को मैं बता दूं कि मथुरा प्रसाद नवीन यह मगही के श्रेष्ठतम कवि थे और मगही साहित्य में मगध विश्वविद्यालय के अंतर्गत पीजी में उनकी दो किताबें कजरौटी और आखिर कहिया तक अभी तक पढ़ाई जा रही हैं, जो कि हमारे लिए बिल्कुल ही गौरव की बात है। मगही के कबीर मथुरा प्रसाद नवीन, उनकी कविता से सर शुरुआत करने जा रहे हैं। मथुरा प्रसाद नवीन जी के प्रति मेरी श्रद्धांजलि है और उन्हीं के नाम से श्रद्धा सुमन के रूप में हमने लिखा था। करके धरा को दीनहीन चल बसे कविवर नवीन, करके धरा को दीनहीन चल बसे कविवर नवीन, मगही भाषा के तुम कबीर उर्दू के गालिब फैज मीर, हे काव्य पथ के धीर वीर तेरी लेखनी पैनी महीन, चल बसे कविवर नवीन, चल बसे कविवर नवीन। तेरी काव्य की काया, तेरी काव्यमयी काया बिलोक, कहते सब आंसू रोक रोक, देकर वसुधा को महाशोक, हो गया सिंधु में बिंदुलीन, हो गया सिंधु में बिंदुलीन, चल बसे कविवर नवीन, चल बसे कविवर नवीन। लड़ते रहे दुख दैन्य से आतताइयों के सैन्य से, लेखनी रही ना कभी चैन से, दुख में न मुख तेरा मलीन, चल बसे कविवर नवीन, चल बसे कविवर नवीन। थे शक्ति धाम के तुम सपूत, शुभ्र चेतना के अग्रदूत, हास्य व्यंग के बारिध अकूत, हे तेज पुंज हो रथासीन, चल बसे कविवर नवीन, चल बसे कविवर नवीन। सादगी के प्रतीक तुम, रहे आदर्श के नजदीक तुम, सतपथ पे निर्भीक तुम, सौम्य रूप कुल से कुलीन,
चल बसे कविवर नवीन, चल बसे कविवर नवीन। एक किस्सा है कि मथुरा प्रसाद नवीन हमेशा अपनी लेखनी, कहा जाता है कि वह कलम से नहीं तेजाब से लिखते थे, डरते नहीं डरते थे, और वह कलम से नहीं तेजाब से लिखते थे। उनकी लेखनी में इतनी आग, इतनी ज्वाला होती थी। तो एक बार वह गुजर रहे थे गांव के किसी हिस्से से, वहाँ उस समय कोई, उस समय का रंगबाज कोई मिला और उन्हें बंदूक सटा करके बोला, क्या नवीन जी मैं आपको मार दूं, आप इस तरह की लेखनी क्यों लिखते हैं और लिखेंगे हमारे खिलाफ। उनके सीने पे बंदूक लगा दिया। उन्होंने उफ तक नहीं किया, अपना कलम निकाला और तुरंत उस व्यक्ति के, उस अपराधी के सीने पर रख दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि देखो तुमने अपना बंदूक हटाया, क्या यहाँ कोई दाग पड़ा क्या, लेकिन मैंने तुम्हारे सीने पे सिर्फ नींव रखी है तो वहाँ दाग पड़ गया। सोच लो अगर मैं लिख दूं तो क्या होगा। तो सचमुच वो हमारी धरती के लाल थे और हमारे एक रत्न थे। तो सर आपकी कोई एक कविता में, कविता के प्रति कुछ लोगों के उपेक्षा से संबंधित हमने एक कविता लिखी है जी सर। और उस कविता में शीर्षक दिया है हमने कविता का दर्द। कविता का दर्द। कविता स्वयं लोगों से कह रही है, मैं ज्ञान की गंगा प्रेम की सरिता हूँ, रात का जुगनू प्रभात का सविता हूँ, सविता कवि की दुहिता मैं कविता हूँ, ज्ञान सिंधु से निकली सुधा हूँ, मैं लेखन की बुझती विधा हूँ, अभिज्ञ नहीं चिरपरिचिता हूँ, मैं कविता हूँ उपेक्षिता हूँ। कभी धूप में, कभी छाह में, महल में चारागाह में, कभी दर्द में उत्साह में, जीवन की हर राह में, कभी शांति में, कभी रोष में, कभी युद्ध के उद्घोष में, घरेलू गीत फिल्मी तान में, राष्ट्र ध्वज के सम्मान में, कभी हर्ष में, कभी शोक में, अध्यात्म के आलोक में, उपनिषदों के लोक में, कभी गीता के श्लोक में, गाई गई हर रोज में, करुणा भक्ति ओज में, मैं वाल्मीकि की वेदना हूँ, चैतन्य की चिरचेतना हूँ, जयदेव की मैं वंदना हूँ, कालिदास की मैं कल्पना हूँ, कवि चंद की मैं गर्जना हूँ, रविदास की मैं अर्चना हूँ, व्यास की तप साधना हूँ, ज्ञानेश्वर की आराधना हूँ, शंकर का डमरू भी मैं हूँ, मीरा का घुंघरू भी मैं हूँ, गोकुल की होरी भी मैं हूँ, माखन की चोड़ी भी मैं हूँ, पलनों की डोरी भी मैं हूँ, माओ की लोड़ी भी मैं हूँ, और क्या परिचय सुनाऊं, संबंध कितना मैं गिनाऊं, सुर से विता नर पूजिता हूँ, मैं कविता हूँ उपेक्षिता हूँ, मैं लेखन की बुझती विधा हूँ, कविता हूँ उपेक्षिता हूँ, कविता हूँ उपेक्षिता हूँ। शेष इस कविता को YouTube पर फिर उसी चैनल पर देखा जा सकता है जिसे हमने पूर्व में चर्चा की कि प्रेम सर बरहिया बिहार। बहुत ही सुंदर कविता सर, और बिल्कुल आपने कविता के दर्द को इसमें रखा है। एक सर सवाल कविताओं से कुछ अलग, कि जैसा कि सर आप मैथ और फिजिक्स के शिक्षक हैं, आपके यहाँ छात्र छात्राएं पढ़ने आते हैं, तो क्या सर पढ़ाई के साथ साथ कभी आप इन रचनाओं से भी उन्हें प्रेरित करते हैं? हाँ, हम कहते हैं कि साइंस आपको जॉब दे सकता है, फिर आगे विकास का पथ प्रशस्त कर सकता है, लेकिन साहित्य हमें एक शुद्ध और सच्चा इंसान बनने की प्रेरणा देता है। साहित्य समाज का दर्पण होता है, इसमें कहाँ ऊंच नीच क्या समाज में हो रहा है उसका लेखा जोखा कविताओं और कहानियों के माध्यम से लेखक दर्शाते रहते हैं। आज प्रेमचंद की कहानी पूस की रात अगर हम पढ़ते हैं तो पता चल जाता है कि हल्कू का जीवन कितना दुर्लभ और कितना दुष्कर रहा होगा। इसी तरह से निराला का भिक्षुक पढ़ते हैं तो बिल्कुल पता लग जाता है कि निराला को क्या दर्द सीने में हुई होगी। तो उन्होंने ऐसा लिखा होगा कि दो टूक कलेजे को करता पछताता पथ पर आता, पेट पीठ मिलकर हैं एक चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को मुंह फटी पुरानी झोली का फैलाता, चाट रहे हैं जूठे पत्तल कहीं सड़क पर खड़े हुए और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अरे हुए। ये निराला जैसे हृदय में ये वेदना उठी होगी तो यह संवेदना का स्वर निकला होगा। ऐसे भी सबसे पहला कवि जिसे आदि कवि कहा जाता है, उनके आंखों में क्रौंच वध के बाद ही यह दृश्य सामने आया। और सचमुच मैंने जो कोरोना से संबंधित एक गीत लिखी है उसमें नहीं, उसका शीर्षक है कोरोना कब जाओगे। उसमें हमने लिखा है, यह नहीं कविता है कोई, यह नहीं कविता है कोई, ना ही यह गीत गजल है,
क्रौंच बध से आहत कवि का, क्रौंच बध से आहत कवि का आंखों का अश्रुजल है, आंखों का अश्रुजल है। तो उस कविता में कई ऐसी पंक्तियां हैं, जैसे शुरू ही हमने किया है, कोई काम नहीं रोजगार कोरोना कब जाओगे, कोई काम नहीं रोजगार कोरोना कब जाओगे, सब बंद है कारोबार कोरोना कब जाओगे, कोरोना की रात ये काली मजदूरों की जेब है काली, मजदूरों की जेब है खाली, सूना चूल्हा सूनी थाली, दुर्लभ मूढ़ी चाय की प्याली, सब और है हाहाकार कोरोना कब जाओगे, सब बंद है कारोबार कोरोना कब जाओगे, फैक्ट्री मालिक ठग ठेकेदार सबने छोड़ दिया मझधार, नहीं किसी ने दिया उधार, सुध ना ली कोई सरकार, नहीं जीने सभी और सब बंद किवाड़, नहीं जीने का कोई जुगाड़, तब याद आया घर द्वार कोरोना कब जाओगे, सब बंद है कारोबार कोरोना कब जाओगे, कोरोना कब जाओगे। ऐसी 18 कड़ियाँ उस कविता में है। सौरभ जी, सचमुच में उस कविता को लिखने में मैंने कई बार रोया, कई समाचार चैनलों पर वैसा दृश्य देखा और उस दृश्य को कड़ी दर कड़ी हमने उसमें पिरोया है। जैसे एक दो कड़ी का जिक्र कर दूं जी। गर्भवती महिला एक नाड़ी, पूर्णमास पैदल की बाड़ी, जब दर्द उठा सहसा जब भारी, तो बीच सड़क पे घेर के साड़ी, हुआ प्रसव उपचार कोरोना कब जाओगे, हुआ प्रसव उपचार कोरोना कब जाओगे। एक श्रमिक की अजब कहानी, 3 दिवस का भूखा प्राणी, जब मिला कहीं से भोजन पानी, तो कर कंपित अवरुद्ध है वाणी, बह निकले अश्रुधार कोरोना कब जाओगे, कोरोना कब जाओगे। तो बहुत सारी पंक्तियाँ उसमें। बिल्कुल सर, कोरोना का जो समय रहा, जो पिछले 8-10 महीनों में हम लोगों ने देखा, बिल्कुल भयावह और दर्दनाक रहा। किसानों को, मजदूरों को, छात्रों को, सबको उसका बहुत बड़ा खामियाजा उठाना पड़ा। कितने लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे, कई सारे परिवार उजड़ गए। तमाम बातों का जिक्र उस कविता में इतनी बेहतर ढंग से दिया गया है, और साथ ही साथ उसे प्रासंगिक वीडियो भी उसमें अपलोडेड है। मतलब इतना ढंग से आप उसको देख सकेंगे तो लगेगा कि हाँ, वह दृश्य अभी भी आज भी मेरे आंखों के सामने। कुछ लोगों का बैलगाड़ी में स्वयं अपना कंधा लगा करके बैलगाड़ी को खींचते हुए जाना, कभी बच्चे को एकदम से काठ की गाड़ी पर खींचते हुए चलना, वह सब दृश्य। कहीं कहीं रास्ते में चलते चलते मर जाना, कहीं जन्म हो रहा है, कहीं मतलब मृत्यु हो जा रही है। ये सब बहुत सारी बातें उसमें जिक्र में है। बिल्कुल सर, चूँकि आपसे कई सारे दर्शक जुड़े हुए हैं, हम और दर्शक, चूँकि पिछली कविता जब आपकी मैंने अपलोड की थी तो कई सारे लोगों ने सिर्फ लखीसराय, पटना और जमुई शेखपुरा ही नहीं, बल्कि मैंने ध्यान दिया था कि 8-10 जिले ऐसे होंगे जहाँ से लोग आपको याद कर रहे थे। कोई नमस्कार लिख रहा था, कोई आपका हाल समाचार पूछ रहा था कमेंट बॉक्स में। तो एक सवाल सर और हमारा आपसे यह जानने का कोशिश रहेगा कि क्या छात्र जो आपके यहाँ पढ़ने आते हैं, तो साइंस और खास करके अभी इंग्लिश मीडियम का ज़माना हो चुका है, तो क्या हिंदी रचना और हिंदी में कितना वो लोग अपना इंटरेस्ट जगा पाते हैं? क्या उनका इंटरेस्ट हिंदी और हिंदी की रचनाओं की ओर है? सच्चाई यह है सौरभ जी कि बच्चे जिनकी मातृभाषा हिंदी रही है जी, उनके ऊपर इंग्लिश का भाषा थोप भी दिया जाए आवश्यक समझ करके वो आगे अपने भविष्य निर्माण के ख्यालात से थोड़ा सा पढ़ें भी। लेकिन हिंदी के प्रति हम समझते हैं कि बच्चों में रुचि यहाँ आज भी है और पहले भी थी, और हम समझते हैं कि इसे नहीं हटाया जा सकता है। जॉब के ख्यालात लेकर करके जितने भाषाओं से उनको परिचित कराया जाए वो अच्छी बात है, इसमें कोई मेरी हठधर्मिता नहीं है। और इस लेकर करके इंग्लिश भाषा वाले विद्यार्थी भी, मतलब सर इंग्लिश के इस दौर में
हिंदी के प्रति लोगों का रुझान बिल्कुल है। अभी अभी भी है। हालांकि मैं कई कविता लिखा जिसमें कि कुछ शब्द हमारे, जैसे सैनिटाइजर है, मास्क है, बहुत सारा शब्द है जिसके लिए हिंदी अनुवाद में दे दूं, हैंड वॉशिंग को हस्त प्रक्षालन लिख दूं, तो फिर वो समस्या हो जाएगी, अटपटा लगेगा। हाँ, हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो ऐसे समय में कुछ शब्द हम हिंदी में ना लिख करके इंग्लिश में ज्यों का त्यों रख देते हैं, ताकि वो शब्द अब हमारे बीच आम हो चुका है और उसी रूप में उसको लोग समझ रहे हैं, तो उसी रूप में परोस देते हैं। एक आध विद्यार्थी हमसे प्रश्न भी किया कि सर आपकी कविताओं में इंग्लिश शब्द का भी बहुत प्रयोग हो जाता है बहुधा, आप हिंदी की कविता यद्यपि लिखते हैं। तो हमने कहा क्या कि शब्द की सबसे बड़ी परिभाषा है कि शब्द भाव प्रधान होता है। हम जो बोलना चाह रहे हैं वो अगर आपके हृदय तक पहुंच गई बात, तो सबसे बेहतर बात यही होती है। कारण कि पहले की एक ऐसी मान्यता थी कि कवि की बात सब समझ जाए तो फिर हम कवि काहेगा, कवि क्यों। लेकिन आज हमारी मान्यता बिल्कुल उससे भिन्न है। हम समझते हैं कि नहीं, कवि वो हो जो एक आम धरातल तक के व्यक्ति तक अपनी बात को पहुंचा सकने में सक्षम हो। कवि वैसा ही होना चाहिए, कवि का लैंग्वेज वैसा ही होना चाहिए। तो हम कोई द्रोह शब्द, दूसरी बात कि हमारी कोई अपनी गहराई भी नहीं है। मैंने कहा ही कि मैं थोड़ा सा विज्ञान और मैथ का विद्यार्थी रहा, तो इस प्रक्रम में साहित्य में हमारी गहराई उतनी नहीं है। और कई कविताओं में हमने लिखा भी है, बेरोजगारी बोल रही है, मैंने लिखा ही इसी तरह की पंक्ति। नहीं, बिल्कुल सही कहा सर आपने। मुझे एक छोटी सी कहानी याद है। एक घटनाक्रम, IIMC के प्रोफेसर हैं डॉक्टर आनंद प्रधान सर, जो कि पत्रकारिता का सर्वोच्च संस्थान माना जाता है। तो एक सेमिनार में हम लोग मौजूद थे, वह कुछ ट्रेनिंग दे रहे थे। तो वहाँ पे कुछ लोगों ने बोला कि क्या पत्रकारिता या समाचार संकलन संप्रेषण लेखन के दौरान अगर हम इंग्लिश शब्दों का समायोजन करते हैं उसमें, तो कहाँ तक ठीक है। तो उन्होंने कहा कि कभी भी कोई भी लेख या आर्टिकल, कोई भी ये नहीं कि हिंदी का अखबार है तो सिर्फ हिंदी ही उसमें हो, जो चीज कॉमन सबके समझ में आने, हाँ, सबके समझ तक, सबके पहुंच तक, जो क्योंकि हमारा उद्देश्य यही होता है कि हमारे हृदय की भावनाएं आम लोगों तक पहुंच पाए। जैसे मैं एक कविता बेरोजगारी बोल रही है, उसके संदर्भ में मेरी पंक्ति है कि आज नहीं कोई कल्पित बातें या हास्य सुनाने आया हूँ, आज नहीं कोई कल्पित बातें या हास्य सुनाने आया हूँ, अथवा रामायण गीता का कोई भाष्य सुनाने आया हूँ। मैं युवा हृदय पे खंजर का आघात सुनाने आया हूँ, दोपहरी में तपते जलते जज्बात सुनाने आया हूँ। मैं शब्दों का छोटा प्रहरी, है नहीं कलम में वो जादू कि जो दर्द युवा के दिल में है वो दिल्ली के दिल तक पहुंचा दूं। पर आज हकीकत बात कहूंगा, कहीं आग लगे तो लग जाए, अथवा सत्ता के श्वेत वस्त्र पर कोई दाग लगे तो लग जाए। यही हमारी पंक्ति थी और इसी से शुरुआत किया था मैंने। एक सर आपकी कविता, जो कि काफ़ी लोगों ने हमें बोला भी था कि प्रेम सर को कभी आप लाइव लें। आपकी एक कविता पाकिस्तान पर है कि कब तक हरकतें करते रहोगे पाक तुम। बहुत 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 बेहतर पंक्ति है। कब तक ये हरकतें करते रहोगे पाक तुम, ख्वाब में लेते रहोगे कश्मीर और लद्दाख तुम। दोस्ती का कर लिए हम तो बढ़े लाहौर तक, कर दगा पहुंचा दिए तुम कारगिल की दौर तक। विश्वास की दीवार में फिर कर दिए सुराख तुम, कब तक ये हरकतें करते रहोगे पाक तुम। 100 बार तोरे सीज फायर, 100 बार बॉर्डर का उल्लंघन, तेरी गोलियां क्यों दे रही मेरे ब्रह्मोस अग्नि को निमंत्रण। हकीकत की हस्ती पे आजा, हकीकत की हस्ती पे आजा, न हवा में है को हाँक तुम, कब तक ये हरकतें करते रहोगे पाक तुम। हकीकत की हस्ती तुम्हारी जानता हूं मैं सही, भारत सशक्ति सिंह है तो तुम श्यार से ज्यादा नहीं, तुम श्यार से ज्यादा नहीं। बुज़दिल सा 100 कारनामे कर रहे शर्मनाक तुम, कब तक ये हरकतें करते रहोगे पाक तुम, कब तक ये हरकतें करते रहोगे पाक तुम। पंक्तियां उसमें और भी एक से एक ओजपूर्ण है और हम समझते हैं कि ये 2 पंक्तियां हमारे ऑडियंस को, दर्शक को संतुष्ट नहीं कर पाएगी सौरभ जी, निस्संदेह उन्हें वहां से आप निश्चित तौर से जोड़ देंगे तो फिर वह नहीं, बिल्कुल मैं सर के इस कविता का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शामिल करूंगा। और सच में यह इनकी कविता काफी ओजपूर्ण है। कविता चीन के संदर्भ में है, जब गलवान की घाटी में उन्होंने हमारे सैनिकों के साथ कुछ छेड़छाड़ किया था और बदले में भारत के सैनिकों ने उसे ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया कि उसे फिर पीछे हटने को मजबूर होना पड़ा।
तो उसमें हमने लिखा था, सरहद पे तेरी सेना का, सरहद पे तेरी सेना की यह कैसी रोज हिमाकत है, चीन तुम्हें यह याद रहे यह 2020 का भारत है, यह 2020 का भारत है। 62 में धोखे में पड़कर भारत तुमसे हारा था, हिंदी चीनी भाई कहकर पीठ में चाकू मारा था। तो हम समझते हैं कि हमारा योगदान साहित्य के संदर्भ में उस गिलहरी के जैसा या उससे थोड़ा कम ही माना जाए, यही हम निवेदन करेंगे अपने ऑडियंस से। मैं मतलब इसमें कुछ और अधिक नहीं। मुझे लोग कहते हैं अगर कि आपकी भाषा थोड़ा सा इस तरह से मिलती है या इस लेखक से मिलती है कवि से, तो हमने कहा कि वो हमारे पूज्य हैं। जैसे किसी ने दिनकर की 2 पंक्ति बोल करके कहा कि इस तरह से फील हुआ, तो हमने लगा कि नहीं, हम उनके चरण धूल के बराबर हैं, बस केवल आस्था उनके प्रति है और कुछ मनोभाव उठता है जिस समय मैं लिख देता हूँ। मतलब नहीं, बिल्कुल सर, आपका योगदान शिक्षा के साथ साहित्य में काफ़ी है और उसकी सराहना मैं भी करता हूँ, कई लोग करते हैं और पूरा हमारा जिला करता है। और अभी तो हमने पर्यावरण से रिलेटेड एक कविता लिखी जिसमें पंक्ति थी, कालिदास हंसी आती है सुन सुन तेरी कहानी, कि जिस पर बैठे उसी डाल को काट गिराने ठानी। कालिदास हंसी आती है सुन सुन तेरी कहानी, कि जिस पर बैठे उसी डाल को काट गिराने ठानी। उद्योग हमारे उगल रहे हैं धुएं बहुत विषैले, बिन बादल अंबर दिखते हैं काले से मटमैले, अम्ल की वर्षा पहुंचाती फिर महल फसल को हानि, कालिदास हंसी आती है सुन सुन तेरी कहानी। तो सचमुच में हम लोग कालिदास के तरह हंसी भले आ जाए कि वो कितने मूर्ख थे, कितने बेवकूफ़ थे कि उन्होंने अपने उसी डाल को काट डाला जिस पर वो बैठे हुए थे। हम लोग जिस मतलब उसमें लिखा हूं मैंने कि कितनी अद्भुत बात टिका है जिस पर अपना जीवन, कितनी अद्भुत बात टिका है जिस पर अपना जीवन, उसी पवन पानी मिट्टी का करते हैं हम दोहन, पर तेरी संतान जो ठहरे फिर कैसी हैरानी, कालिदास हंसी आती है सुन सुन तेरी कहानी। मतलब हम वर्तमान में अपने को ज्ञानी अभिमानी जो बता लें, लेकिन सच्चाई है कि हम तो उस कालिदास से भी आगे निकल चुके हैं बेवकूफ़ी करने में या अपने पाँव पर कुठार मारने में। बिल्कुल सर, 21वीं सदी का इंसान अपने आप को जितना ही टेक्नोलॉजी में आगे समझ ले, लेकिन कहीं ना कहीं किसी मायनों में वह पीछे है। एक पंक्ति और, 21वीं सदी का यह अद्भुत प्रभाव है, 21वीं सदी का यह अद्भुत प्रभाव है कि पहले अभाव में खुशियां थी, आज खुशियों में अभाव है, आज खुशियों का अभाव है। आज खुशियों का अभाव है कि पहले अभाव में भी हम खुश रह लेते थे, आज सारी सुख सुविधाएं रहते हुए खुशियों का अभाव हो रहा। ऐसा बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने हमें इतना समय दिया, ढेर सारा धन्यवाद, ढेर सारी शुभकामनाएं सर। और हम फिर से दर्शकों को बताना चाहेंगे कि YouTube पर प्रेम सर बढ़िया बिहार इस नाम से चैनल है, आप लोग आशा करते हैं ज़रूर इस पे जाएंगे, सर की नई नई कविताओं से परिचित होंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, शेयर करेंगे। और आज के लिए इतना ही, सर के साथ हम फिर कभी मिलते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, पेज को फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको भी पुनः धन्यवाद। धन्यवाद सौरभ जी कि आप यहाँ तक आकर करके थोड़ा सा साहित्य के प्रति लोगों को जगाने का कार्य किया। और साथ ही साथ मैं बढ़िया.com के प्रति भी अपना आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने हमको ढूंढ कर ले आने जैसी बात की। जैसे अभी छुट्टी में हम चल रहे थे और जस्ट संपर्क करके घर से यहाँ तक लाने तक का कार्य आपने किया, ये आप गौरवपूर्ण काम किए हैं। और हम अपने सारे ऑडियंस को भी नमस्कार करते हैं। जी धन्यवाद।